नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल से हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट है यूपीएससी के, उनकी तैयारी कराई जाती है। और इस चैनल पर रोजाना सुबह हम लोग पढ़ते हैं 10:30 बजे करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। ये हूं मैं, मेरे बारे में, मेरा नाम स्वदीप कुमार, मेरे बारे में मेरे एक्सपीरियंस है वगैरह। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। ठीक है, ये जरूर आप लोग फॉलो कर लेंगे। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे, आपकी तैयारियों में आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस में कंप्लीट रेगुलर कोर्स मिलेगा, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, ऐसे निबंध का पेपर, टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है, ये तकरीबन 1 ईयर का जो चार्ज है, 1 ईयर का जो चार्ज है, ये है 49,500। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट, और ये फीस आपकी हो जाएगी 44,550 में। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं, दो साल के लिए अगर आप ले लेते हैं प्लस कोर्स, तो 2 साल के लिए लेंगे तो 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के साथ 10% डिस्काउंट, 64,800। ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। वहीं दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसके साथ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी और पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो है 69,500। अगर आप इस पे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट, 62,550। अगर वही 24 महीने का ले लेते हैं, यानी 2 साल का प्लान, तो 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। ये सारी चीजें, ये सारे प्लान, ये सोर्स है जो मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे मैटर लेकर के आता हूँ उसके। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, जनसत्ता, गवर्नमेंट की वेबसाइट, इन जगहों से मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ जहां से इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रारंभिक परीक्षा विशेष, कुछ रैपिड फायर, तो कुछ महत्वपूर्ण आलेख। प्रारंभिक परीक्षा विशेष 2021 वालों के लिए, जो लोग प्री देंगे या जो 22 या 23 में भी एग्जाम देंगे, उनके लिए उनका बेसिक यहाँ से क्लियर होगा। और रैपिड फायर, इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे करंट के इश्यूज और महत्वपूर्ण आलेख, इंपोर्टेंट एडिटोरियल पढ़ेंगे, जो आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला, प्रारंभिक परीक्षा विशेष, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़िए। आज का पहला टॉपिक है उमंग का अंतरराष्ट्रीय संस्करण। ठीक है, उमंग इंटरनेशनल वर्जन क्या है, ध्यान से देखिए। उमंग क्या है? उमंग एक ऐप है और ये लॉन्च हुआ था। क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से पढ़िए। उमंग 23 नवंबर 2020 को उमंग के 3 वर्ष पूरे होने और 2000 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया। 23 नवंबर को उमंग के 3 वर्ष पूरे हो गए। एक ऐप है और ये पूरे होने के बाद 2000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। और तो इसके लिए जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनके अध्यक्षता में एक ऑनलाइन सम्मेलन आयोजन किया गया, ये उमंग के 3 वर्ष पूरे होने पे। तो क्या है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। उमंग, उमंग का पूर्ण रूप नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि भारत सरकार की एक पहल है। ठीक है ना? और यह एकीकृत, सुरक्षित, बहुस्तरीय, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। और यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या है उमंग? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है
और इंडियन गवर्नमेंट की पहल है, यह क्या करता है, एकीकृत सुरक्षित बहुस्तरीय बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं, इस बहुभाषी है, बहुस्तरीय है, और क्या करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है उमंग। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सेवाएं उपलब्ध हैं, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार का एक एप्लीकेशन है उमंग। और इस पे क्या हुआ है, और इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उमंग का अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया। इसके 3 वर्ष पूरे होने पे स्वदेशी था, देशी था भी पूर्ण रूप से। अब उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च हुआ है, इंटरनेशनल वर्जन। ठीक है, जो कुछ चुने हुए देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, और क्या कह रहा है इसमें कि यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो बाहर जाके पढ़ते हैं, अप्रवासी भारतीयों को और भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की मदद करेगा। अर्थात विशेष रूप से भारत सरकार की सेवाएं किसी भी समय पे अब उपलब्ध रहेंगी इन देशों में जो मैंने पहले बताया। तो इसका इंटरनेशनल वर्जन अब लॉन्च हो गया है उमंग का। इसका लाभ क्या है, इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय संस्करण उमंग ऐप पर मौजूद भारतीय संस्कृति संबंधी सेवाओं की मदद से विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा उमंग के बारे में। और क्या कह रहा है कि उमंग की सेवाओं से संबंधित एक ई बुक भी जारी की गई है। क्या है ये दे देखिए, उमंग पर उपलब्ध 2000 से अधिक सेवाओं के महत्व और इसके 3 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक ई बुक का भी अनावरण किया है, जो उमंग पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों की प्रमुख सेवाओं पर आधारित है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, उसके लिए एक ई बुक भी लॉन्च किया गया है। और इसके लिए उमंग पुरस्कार भी है, उमंग अवार्ड दिया जाता है। क्या है, ध्यान से दे देखिए कि हाल ही में उमंग के साझेदार के तौर पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों के लिए उमंग पर उपलब्ध सेवाओं के इस्तेमाल के आधार पर उमंग पुरस्कारों का भी शुभारंभ किया गया है। और केंद्र सरकार के विभाग की श्रेणी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को सर्वश्रेष्ठतम प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके जरिए ईपीएफओ को मिला है। तो सारी केंद्र और राज्य की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनके बारे में आपको यहां से जानकारी मिलेगी। ठीक है, पहला स्थान ईपीएफओ का रहा और दूसरे स्थान पर रहा डिजी लॉकर को गोल्ड पार्टनर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी और भारत गैस सर्विस को सिल्वर पार्टनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। और क्या कह रहा है, ब्रोंज पार्टनर पुरस्कार किसको मिला इसमें, एचपी गैस, दूरदर्शन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, सीबीएसई, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जीवन प्रमाण और जन औषधि सुगम को प्रदान किया गया है। और राज्य सरकार की सेवाओं की श्रेणी में औसत मासिक इस्तेमाल के आधार पर 3 राज्य विजेता घोषित किए गए हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। राज्यों के आधार पर इन 3 राज्यों में इनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटिनल 6 उपग्रह। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सेंटिनल 6 के बारे में कि महासागरों की निगरानी करने के लिए तैयार किए गए कापरनिकस सेंटिनल माइकल, ठीक है, फेलिज उपग्रह को 21 नवंबर 2020 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैलिफोर्निया के वार्डेनबर्ग वायुसेना अड्डे से लॉन्च किया गया। ठीक है, सेंटिनल 6 सैटेलाइट है, इसको महासागरों की निगरानी करने के लिए, ठीक है, इसको तैयार किया गया है। और इसको क्या है कि फ्रेलिच उपग्रह को इसको 21 नवंबर 2020 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैलिफोर्निया के वार्डेनबर्ग वायुसेना के अड्डे से लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या क्या खास है देखिए, यह वैश्विक समुद्र तल में परिवर्तनों को मापने के लिए समर्पित अगले मिशन का एक हिस्सा है। समुद्र तल में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको इसके द्वारा, इस सैटेलाइट के द्वारा मापा जाएगा। और वैश्विक स्तर पर महासागरों में
परिवर्तन पर नजर रखने के लिए वर्ष 1992 से लॉन्च किए गए अन्य उपग्रहों में टोपेक्स, पोसाइडन, जैसन 1, ओएसटीएन और जैसन 2 शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर महासागरों के परिवर्तन पर नजर रखते हैं। और इसको सेंटिनल 6 को लॉन्च किया गया है, एक वैश्विक स्तर पर समुद्र के तल में जो परिवर्तन होते हैं उसको मापने के लिए। क्या कह रहा है कि सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह का नाम डॉक्टर माइकल फ्रेलिच के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 2006 से 2019 से 6 से लेकर 19 तक नासा के विभिन्न विज्ञान प्रभाग के डायरेक्टर थे, निदेशक थे, और इस वर्ष अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया, इसलिए उनके नाम पे, ठीक है। और इसी तरह के अन्य उपग्रह जिसे सेंटिनल 6 भी कहा जाता है वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, तो जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसे फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के योगदान के साथ संयुक्त रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसलिए नासा और मौसम संबंधी उपग्रहों के पूर्वेक्षण के लिए यूरोपीय संगठन, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन नोआ और यूरोपीय संघ द्वारा विकसित किया गया है। तो इतने लोग मिलकर इसको सेंटिनल 6 को विकसित किए हैं। इस उपग्रह को जेसन सीएस मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसको जो है जेसन सीएस मिशन के तहत जेसन सीएस मिशन को समुद्र के बढ़ते स्तर को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जो यह समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि पृथ्वी की जलवायु कैसे बदल रही है, ठीक है ना। और सेंटिनल 6 माइकल फ्रेंचिल उपग्रह का कार्य क्या है, ये देख लीजिए क्या होगा इसका कार्य, कि नासा के अनुसार यह उपग्रह चौथे दशक में समुद्र स्थल के पर्यवेक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और वैश्विक समुद्र स्तर में हो रही वृद्धि की माप प्रदान करेगा, ठीक है। जो समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है इन सब की माप वगैरह ये सारा कुछ प्रदान करेगा। एक मशरूम की नई प्रजाति की खोज हुई है, इसके बारे में देखिए क्या है इसकी नई प्रजाति मशरूम की, न्यू स्पीसीज ऑफ मशरूम। हाल ही में भारत एवं चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने असम में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। कहां पे खोज हुआ है, असम में मशरूम की नई प्रजाति, और किसने किया है, भारत और चीन की शोध टीम ने। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इन प्रजातियों में सबसे आकर्षक प्रजाति जिसे स्थानीय लोग इलेक्ट्रिक मशरूम के रूप में वर्णित करते हैं, केवल निर्जीव बांस पर उगता है, ठीक है। इसे इसीलिए इलेक्ट्रिक मशरूम कहा जाता है कि ये सजीव बांस पर नहीं उग सकता, और आप ये देख रहे होंगे ये कैसे ये चमकीला टाइप का दिख रहा है इसी वजह से। और जो निर्जीव बांस है, जो सूखे हुए बांस है, उस बांस पर ये मशरूम की प्रजाति उगती है। इस प्रजाति को रोरीडोमायज फाइलोस्टेयाइडिस के नाम से नामांकित किया गया है, जिसमें जैव संदीप्ति जैसा विशेष गुण पाया जाता है, अर्थात यह अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है। जैव संदीप्ति का मतलब ये अपना स्वयं का प्रकाश भी उत्पन्न करती है, ठीक। और रोरियोडोमायज जीनस से संबंधित प्रजातियां बहुत संवेदनशील होती हैं और वे आर्द्र एवं नम परिस्थितियों के अनुकूल भी होते हैं। तो ये मशरूम की नई प्रजाति है, असम में खोजी गई है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जैव संदीप्ति क्या है ये पढ़ लीजिए, क्या है जैव संदीप्ति। जैव संदीप्ति जैसी घटना शुष्क भूमि की तुलना में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक दिखाई देती है, और इसका उपयोग आमतौर पर शिकार को आकर्षित करने के लिए या किसी पौधे की ओर कीटों को आकर्षित करने के लिए या पौधे के पराग या बीजाणुओं को फैलाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये अपना रोशनी खुद उत्पन्न कर रही है, इसी को जैव संदीप्ति कहते हैं। और क्या कह रहा है कि वर्णित 1,20,000 कवक प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजातियों में जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है, और इनमें से केवल कुछ ही भारत की मूल निवासी हैं। इन 100 प्रजातियों में से भारत की जो मूल निवासी हैं कुछ ही हैं, और एक कवक आमतौर पर सड़ी हुई लकड़ी या निर्जीव लकड़ी पर ही उगते हैं।
और जैव संदीप्ति के गुणों से युक्त कवक का सबसे बड़ा जीनस मायसेना अर्थात बोनट मशरूम है। और मायसेना के आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह विशेषता लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुई थी। और फाइलोस्टेचाइडिस जीनस से संबंधित बांस पर उगी हुई इस प्रजाति को शोधकर्ताओं की टीम ने रोरीडोमायज या फाइलोस्टेचाइडिस नाम दिया है। और सामान्य तौर पर जैव संदीप्ति मशरूम कुछ विशिष्ट कीड़ों के साथ विकसित होते हैं, क्योंकि ये मशरूम कीटों के माध्यम से अपने बीजाणुओं को भी फैलाते हैं। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और उल्लेखनीय है कि यह रोरीडोमायज जीनस की पहली प्रजाति है जिसे भारत में खोजा गया। भारत में कहा? असम में खोजा गया है। और वर्तमान में 12 अन्य प्रजातियां इस जीनस से संबंधित हैं, जिनमें से 5 जैव संदीप्ति जैसे विशेष गुणों से भी युक्त हैं। और हाल ही में रोरीडोमायज फाइलोस्टेचाइडिस से संबंधित शोध को फाइटोटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोध कहाँ? फाइटोटैक्सा एक मैगजीन है, उसमें प्रकाशित किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में कि वर्ष 2017 में लाइफ सेल द्वारा शुरू की गई स्टेम सेल बैंकिंग पहल कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग ने महाराष्ट्र के नासिक की 7 वर्षीय लड़की की जान बचाने में मदद की है, जो अप्लास्टिक एनीमिया नामक एक दुर्लभ एवं गंभीर रक्त विकार से पीड़ित थी। ठीक है, एक अप्लास्टिक एनीमिया, ये रक्त विकार से पीड़ित मतलब ब्लड से संबंधित बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे पीड़ित थी महाराष्ट्र की एक लड़की जो 7 वर्ष की थी। उसकी जान बचाने में ये जो कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग है, इसके द्वारा उसका जान बचा। तो क्या है? ध्यान से पढ़िए, कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग क्या चीज होती है। कार्ड ब्लड क्या होता है? पहले ये समझिए क्या होता है कार्ड ब्लड। कार्ड ब्लड नाभि रज्जु, ठीक है, उम्बिलिकल कॉर्ड और गर्भनाल की रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है। कार्ड ब्लड कहाँ पाया जाता है? नाभि रज्जु, ये जो होता है, ये नेवल, ये जो नाल बंदी होती है, इसमें पाया जाता है। और वही, और इसको गर्भनाल भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। और जन्म के बाद बच्चे की नाभि रज्जु काट कर एकत्र किया जाता है। गर्भ के बाद जब बच्चे का नाल काटा जाता है तो इसी ब्लड को फिर एकत्र किया जाता है, इसे ही कार्ड ब्लड कहते हैं। और इसमें रक्त बनाने की स्टेम कोशिकाएं होती हैं, जो कुछ रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के इलाज में उपयोग की जाती हैं। और ये जो निकाला जाता है ब्लड, तो इसमें क्या होता है? इसमें रक्त बनाने की स्टेम कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है, जो कुछ रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली के विकारों का इलाज भी होता है इससे। कार्ड ब्लड का उपयोग उसी तरह से किया जाता है जैसे हेमटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण का उपयोग विभिन्न रक्त कैंसर के लिए विकिरण उपचार के बाद अस्थि मज्जा को पुनर्गठित करने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से इसका भी उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि कार्ड ब्लड रक्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्ड ब्लड जो है रक्त में पाए जाने वाले सभी तत्व इसमें होते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा WBC और RBC दोनों और प्लेटलेट्स सभी इसमें शामिल होते हैं। और कार्ड ब्लड का उपयोग उन लोगों में प्रत्यारोपण के लिए किया जा सकता है जिन्हें इन रक्त बनाने वाली कोशिकाओं के पुनर्जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इसलिए उनका इसमें उपयोग किया जाता है। अब एक कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग क्या है ये देखिए। क्या है कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग? कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग स्टेम सेल बैंकिंग का एक नया साझाकरण अर्थव्यवस्था मॉडल है, जिसे भारत में लाइफ सेल द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में लाइफ सेल संचालित करता है कम्युनिटी कार्ड ब्लड बैंकिंग को। ये भी स्टेम सेल बैंकिंग की तरह ही है और इसको वहां पे स्टोर किया जाता है। आगे और क्या कह रहा है कि इस सामुदायिक बैंक में माता पिता अपने बच्चे के कार्ड ब्लड को संग्रहित करने का विकल्प चुनते हैं, जिससे भविष्य में बच्चे के इलाज के लिए माता पिता की सामुदायिक बैंक की अन्य सभी कार्ड ब्लड इकाइयों तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। और यह सामुदायिक बैंक एक सार्वजनिक कार्ड ब्लड बैंक की तरह होता है, जिसमें
केवल सदस्य परिवार ही लाभान्वित हो सकते हैं। जो लोग इसमें ये कार्ड ब्लड जमा करेंगे उनको एक ऐसा कार्ड जारी होता है यहाँ से कि वो कहीं भी अपने उनको जरूरत पड़े कभी भी ब्लड वगैरह की तो उनकी सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए अब प्लास्टिक एनीमिया के लिए ये उपयोग होता है। तो ये कैसी बीमारी है देखिए। अब प्लास्टिक एनीमिया कैसी बीमारी है ये देखिए। अप्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी है जिसमें शरीर पर्याप्त संख्या में नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में विफल रहता है। नई रक्त कोशिका का उत्सर्जन नहीं हो सकता। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन स्टेम कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो वहां मौजूद रहते हैं। और अप्लास्टिक एनीमिया सभी रक्त कोशिका प्रकारों, चाहे लाल रक्त कोशिकाएं हो या सफेद रक्त कोशिकाएं हो या प्लेटलेट्स हो, की कमी के कारण ही होता है। ठीक है। अब लाइफ सेल क्या है ये देखिए। क्या है लाइफ सेल? कि वर्ष 2004 में स्थापित लाइफ सेल भारत का पहला एवं सबसे बड़ा स्टेम सेल बैंक है जो भारत के 35,000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित कर रहा है जिन्होंने अपने बच्चों के गर्भनाल को स्टेम सेल कंपनी में जमा करने का विकल्प भी अपनाया था। ये है लाइफ सेल। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है रैपिड फायर। रैपिड फायर में देखिए क्या 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 चीजें आपके ले ली आज। पहला चर्चा का मुद्दा है सर छोटू राम। इनके बारे में देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर छोटू राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाज के उत्थान के लिए उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को पंजाब के रोहतक, जो अब हरियाणा में है, में हुआ था। सर छोटू राम का हुआ था पंजाब के रोहतक में, जो अब हरियाणा में है। बंटवारे के पहले ही हुआ था और अभी इनकी जयंती थी। और क्या है कि उसी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। और छोटू राम का असली नाम राय रिछपाल था। ठीक है। और सर छोटू राम दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र रहे और उन्हें वर्ष 1937 में नाइट की उपाधि भी दी गई थी। कई आलोचक सर छोटू राम को एक जातिवादी नेता के रूप में देखते हैं, किंतु उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में किसानों के उत्थान की बात की और वर्ष 1912 में वकील के तौर पर कार्य शुरू करने के पश्चात वे 1916 में कांग्रेस में शामिल हुए और वर्ष 1916 से 1920 तक रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। सर छोटू राम ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीय युवाओं की भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और विभाजन के पूर्व पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनकी पहली बड़ी उपलब्धि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1929 को पारित करना था, जिसे अभी भी एक ऐतिहासिक सामाजिक कानून के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है ना। कि जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में सर छोटू राम ने न केवल कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि उन कानूनों का कार्यान्वयन पर भी इन्होंने जोर दिया। वह किसानों द्वारा खेती पर किए गए खर्च के लिए क्षतिपूर्ति देने की अवधारणा के भी जनक थे और यही अवधारणा आगे चलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के रूप में विकसित हुई। ये जरूर ध्यान में रखिएगा छोटू राम के बारे में। अगला टॉपिक है चक्रवाती तूफान निवार। एक चक्रवाती तूफान है निवार। ये अभी तमिलनाडु और इधर आने के लिए अलर्ट जारी हुआ है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी ने चक्रवाती तूफान निवार को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश और तेज हवाओं से लेकर आशंका भी जारी की थी। ठीक है ना। क्या कह रहा है और इसमें कि चक्रवाती तूफान निवार इस वर्ष उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र का चौथा चक्रवाती तूफान है। पहले के 3 चक्रवातों में शामिल है चक्रवात गति, चक्रवात अम्फान और चक्रवात निसर्ग। और चक्रवाती तूफान निवार वर्ष 2018 में चक्रवात गाजा के बाद 2 वर्ष में तमिलनाडु में आने वाला दूसरा चक्रवात होगा अगर ये आता है तो। और इस चक्रवात के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है और चक्रवाती तूफान निवार का नाम ईरान द्वारा सुझाया गया है, जबकि चक्रवात निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा दे दिया गया और चक्रवात गति का नाम भारत द्वारा सुझाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना।
अगला है हमारा टॉपिक रैपिड फायर का कि जल निकायों के संरक्षण के लिए एनजीटी के निर्देश। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्या निर्देश हैं, ये देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल निकायों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया है। और साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति के गठन का भी निर्देश दिया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और अन्य महत्वपूर्ण निकायों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा यह निर्देश गुरुग्राम में जल निकायों की पहचान, संरक्षण और पुनर्स्थापन से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए हैं। और इससे पूर्व जून माह में एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जल निकायों की सूची और उनकी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया था। इस प्रक्रिया के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 4,13,911 जल निकायों की पहचान भी की गई है। क्या कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव के बारे में कि मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। अगला टॉपिक हमारा इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव। ये मेघालय में हर वर्ष आयोजित होता है और इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना वायरस की वजह से रद्द किया गया है। और भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, शिलोंग में। क्या कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव के बारे में कि इस महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रति वर्ष रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलोंग पहुंचते हैं और सर्दी का मौसम शुरू होते ही गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। और ये फूल नवंबर माह के अंत तक खिले रहते हैं। और मेघालय में आयोजित होने वाला यह त्योहार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह प्राकृतिक संसाधनों और सतत पर्यटन का उपयोग एक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। एक आर्टिकल है ये हमारा द हिंदू का, लिंगानुपात और भारत। ठीक है ना, एक एडिटोरियल है जिसका सोर्स है द हिंदू, लिंगानुपात और भारत। इसमें प्रीलिम्स के लिए आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे कि लिंगानुपात आंकड़ों में राज्यों का क्या स्थान है, और मेंस के लिए आप ध्यान में रखेंगे इसमें लिंगानुपात से संबंधित मुद्दे और उनके उपायों के बारे में। तो आगे देखिए इसमें क्या क्या चीजें ध्यान से पढ़िए। चर्चा में क्यों है लिंगानुपात और भारत। हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया, जबकि मणिपुर में जन्म के समय सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया गया। लिंगानुपात और भारत की स्थिति क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर क्या हुआ कि जो भारत के जन्म और मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े हैं जो 2018 के, उसके अनुसार क्या हुआ था, जो 2008-18 में आंकड़ा आया था उसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे बढ़िया लिंगानुपात और सबसे बेकार मणिपुर में दर्ज किया गया। तो आगे देखिए और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु कह रहा है, क्या क्या है प्रमुख बिंदु। इस रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वही इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। और जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है। प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं पैदा होती हैं, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। यदि किसी जनसंख्या के लिंगानुपात को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या 1084 है, यानी 1084 महिलाएं 1000 पुरुष। तो ये सबसे बेहतर अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद क्रमशः नागालैंड का है 965 है 1000 पे, मिजोरम का है 964 1000 पे,
और केरला का है 963 1000 पे। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और सबसे खराब लिंगानुपात है मणिपुर का 757 1000 पे, लक्षद्वीप 839, दमन दीव 877, पंजाब 896, गुजरात भी 896 ये दर्ज किया गया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, जबकि दिल्ली में 929 1000 पे है और हरियाणा में 914 1000 पे लिंगानुपात दर्ज किया गया। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और यह अनुपात 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया था, क्योंकि 6 राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान में रखेंगे कि क्या कह रहा है। आगे देखिए, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रमुख राज्य 10 मिलियन और उससे अधिक आबादी वाले राज्य हैं। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस रिपोर्ट 2018 से पता चलता है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2011 में 906 से घटकर वर्ष 2018 में 899 हो गया है। और इंडिया स्पेंड द्वारा किए गए सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज आई है, जबकि पिछले 65 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 10 गुना बढ़ भी गई थी। और इस कारण लोगों की बढ़ती आय हो सकती है, जिससे परिणाम स्वरूप साक्षरता बढ़ रही है और इससे परिवारों की सेक्स से सिलेक्टिव प्रक्रियाओं तक पहुंच भी आसान हो जाती है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल इसके बारे में आंकड़ा जारी करते तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल की स्थापना की थी और यह भारत की जनगणना सर्वेक्षण और भारत के भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण भी करता है। और रजिस्ट्रार का पद आमतौर पर एक सिविल सेवक का होता है जो संयुक्त सचिव होता है। और भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सीआरएस महत्वपूर्ण घटनाओं जन्म, मृत्यु, स्टिल बर्थ और उसके बाद की विशेषताओं की निरंतर, अस्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग की एक एकीकृत प्रक्रिया है। एक पूर्ण और अद्यतित सीआरएस के माध्यम से प्राप्त डेटा सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए भी आवश्यक है। जन्म के समय निम्न लिंगानुपात से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर देखिए, लिंग असंतुलन क्या है ये पढ़िए। प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन ने अपने विश्व प्रसिद्ध लेख मिसिंग वुमेन में सांख्यिकी रूप से साबित किया है कि पिछली शताब्दी के दौरान दक्षिण एशिया में 100 मिलियन महिलाएं गायब हुई हैं। ये है लिंग असंतुलन का मुद्दा। यह उनके संपूर्ण जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु तक अनुभव किए गए भेदभाव के कारण है। और एक प्रतिकूल बाल लिंगानुपात भी पूरी आबादी के विकृत लिंग ढांचे में परिलक्षित होता है। विवाह प्रणाली में विकृति क्या कह रहे हैं ये देखिए, कि प्रतिकूल लिंगानुपात के परिणाम स्वरूप पुरुषों और महिलाओं की संख्या में व्यापक अंतर आ जाता है और विवाह प्रणाली पर इसके अपरिहार्य प्रभाव के साथ साथ महिलाओं को अन्य परेशानियां भी होती हैं। भारत में हरियाणा और पंजाब के कुछ गांव ऐसे लिंगानुपात हैं जिनमें पुरुष और महिलाओं को दुल्हन के तौर पर दूसरे राज्य से खरीद कर लाते हैं। ऐसे कुछ भी गांव हैं पंजाब और हरियाणा में अभी भी, और ऐसी स्थिति में अक्सर इन दुल्हनों का शोषण होता है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। आगे की राह व्यवहारिक परिवर्तन लाना होगा। महिला शिक्षा और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने से लिंगानुपात में सुधार करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ने समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। और युवाओं को संवेदनशील बनाना, प्रजनन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं के साथ साथ लिंग इक्विटी मानदंडों के विकास के लिए युवाओं तक पहुंच की तत्काल आवश्यकता है।
और इसके लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है ना। कानून का सख्त प्रवर्तन होना चाहिए, इसमें कानून एकदम टाइट होना चाहिए। कैसे? भारत को पूर्व गर्भाधान और पूर्व नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम 1994 को और अधिक सख्ती से लागू करना चाहिए और लड़कों की प्राथमिकता वाले मुद्दों से निपटने के लिए आर्थिक संसाधन भी इसमें समर्पित करना चाहिए। और इस संदर्भ में ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में अल्ट्रासाउंड मशीनों को शामिल करने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो आज का टॉपिक था जो समाप्त होता है। आप लोग क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। और ये क्लास रोजाना सुबह आपको 10:30 बजे में मिलेगी यूट्यूब पर भी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।